में आज हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की और इस घोषणा के मायने तब और कई गुना बढ़ जाते हैं जब कोविड काल चल रहा हो और किस तरीके से ये जो स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर ये क्लब की जा रही है और क्यों इसका दायरा पूरे भारतवर्ष में दिखेगा और किस तरीके से ये आर्थिक विकास की रफ्तार में अहम योगदान दे सकती है और साथ ही साथ इस कोविड काल के दरमियान सरकार का जो एजेंडा है उसको लागू करने को लेकर चुनौतियां क्या हैं और इसका अगर इम्पैक्ट हम देखेंगे इकोनॉमी में वो किस तरीके से नजर आ सकता है, इसे समझेंगे अपने तीन बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं अजय शंकर सर, फॉर्मर सेक्रेटरी DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं मिस्टर तन्मय चक्रवर्ती, चेयरमैन है फिक्की कमेटी ऑन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रुप गवर्नमेंट अफेयर ऑफिसर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं सिद्धार्था, जो कि नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। सिद्धार्था बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मैं अजय सर आपसे करना चाहूंगा। आप PM ने जब 15 अगस्त में ये अनाउंसमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर और दो महत्वपूर्ण चीजें से मैं शुरू करना चाहता हूं। एक तो ये कि किस तरीके से एक साथ क्लब करने की योजनाओं की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि साइलोज में इस तरह की स्कीम्स काम नहीं कर सकती और इसका दायरा उन्होंने कहा कि पूरा भारतवर्ष होगा। इसे कैसे देखते और क्या मायने हैं इसके? ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जब आज से 10-12 साल पहले मैं जब भारत सरकार में सचिव था तो हुंडई के लोग हमसे मिलने आते थे और ये कहते थे कि उनकी जो चेन्नई के बाहर फैक्ट्री है वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में उनकी गाड़ी, एयरपोर्ट नहीं मतलब बंदरगाह, पोर्ट पहुँचने में उनकी गाड़ियों को करीब करीब 24 से 36 घंटे लगते थे। और उसका कारण ये था कि जो ये इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट की जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात की है तो इस पर हम ध्यान अभी तक नहीं दे रहे थे। तो हाईवेज ने अपनी सड़क बना दी। अब फैक्ट्री कहीं है तो फैक्ट्री से हाईवे तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन के जो रेलवेज के अपने जो फ्रेट टर्मिनल्स हैं उनके लिए सड़क जो चौड़ी एक्सप्रेसवे टाइप हो, तो इस पर सोच अभी तक नहीं हो पाती थी ठीक से। तो अब पहली बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर सही ढंग से प्लानिंग हो रही है और इस पर सही ढंग से कार्रवाई होगी। अगर आप उद्योग क्षेत्र को देखें तो कई सालों से ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक्स का खर्चा है, मतलब माल को फैक्ट्री से पोर्ट ले जाने तक या गाहक तक ले जाने तक, वो करीब करीब दुगना है और देशों के अंदर से 13-14% है हमारे यहाँ और देशों में 6-7%। तो उद्यमी कहते थे कि साहब 6-7% फैक्ट्री के अंदर उत्पादन का कॉस्ट हम कम करें या खर्च कम करें असंभव सा है। लेकिन ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आसानी से 13-14-12-13% से 6-7% ले आया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है और इससे बहुत फ़ायदा हुआ देश को। अभी भी आप देख लें जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे हाईवे तक की सड़कें एक्सप्रेसवे टाइप नहीं हैं और जहाँ तक फ्रेट टर्मिनल्स है वहाँ भी नहीं है। तो ये जो साइलो बेस्ड डेवलपमेंट होता रहा है, तो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि अब इससे हम ऊपर उठकर आपस में समन्वय करके सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि इस पे काफ़ी मेहनत से कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम हुआ है पिछले 1-2 सालों में। तो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार हुए हैं, आपस में प्राथमिकताएं तय की गई हैं और ये जो नंबर है 100 लाख से ऊपर का, तो वो एक अनुमानित नंबर नहीं है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एस्टिमेट्स हैं, उसके आधार पर ये आंकलन किया गया है। तो ये मतलब इस पे काफ़ी काम हो चुका है अब तक। ओके सिद्धार्थ, जिस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा दायरे को समझना चाहूँ, क्योंकि PM ने साफ किया कि करीब 100 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आने वाला है। अलग अलग क्षेत्र या सेक्टर के लिहाज से करीब 7,000 से ज्यादा परियोजनाओं को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, यानी कि उसको एक तरीके से समझा जा चुका है और ये और बढ़ाने की बात।
क्या वाकई मैं कहूँ कि अब तक का अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किसी भी एक स्कीम्स के जरिए सबसे बड़े हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कंट्री वाइड दिखेगा? जी, जो लक्ष्य रखा गया है काफ़ी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और इसके प्रति पिछले अगर आप देखें बीजेपी के मैनिफेस्टो में उसमें यह आंकड़ा पहली बार मई 2019 में ये आंकड़ा रखा गया था। उस समय भी जो लोग सरकार में थे और जो मैनिफेस्टो बनाने में मदद कर रहे थे, उन्होंने एक बैकवर्ड कैलकुलेशन किया था जिसके तहत इन्होंने प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे और उसी प्रोजेक्ट्स को आगे जब भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो एक कमेटी जिसकी की अध्यक्षता पूर्व इकोनॉमिक अफेयर सचिव ने की थी और उसमें एक्सपेंडिचर सचिव और नीति आयोग के सीईओ और अन्य अधिकारी भी थे। उन्होंने सेक्टर वाइज उन्होंने एक लिस्ट बनाई और हर सेक्टर में किस प्रकार का काम हो रहा है उसको एक तरीके से एक रिपोर्ट में डाला है। उसके अलावा उन्होंने हर एक सेक्टर की क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या चैलेंजेस हैं, उसको उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से इसको एड्रेस किया जाए, उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया। जो पहला रिपोर्ट था वो पिछले साल दिसंबर में आ गया था और कुछ महीनों पहले इसका जो दूसरा रिपोर्ट है वो आया। इसमें समस्या अभी तक जो देखने को आई है वो यह है कि जो लिस्ट तो तैयार है और ये लिस्ट उन प्रोजेक्ट्स का है जिसपे डीपीआर बन चुका है या जिसपे कार्यान्वयन हो चुका है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, क्योंकि रिपोर्ट जो है पहले आए हुए अब 8 महीने हो गए पहले रिपोर्ट से अब तक में, इसमें जो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज हैं जो कि यह देखें कि प्रोजेक्ट समय पर लागू हो जाएं। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि प्रोजेक्ट जो है, अगर आप रेलवे के देखें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पिछले 20 या 30 साल से चल रहे हैं। अब आप जैसा अजय शंकर साहब जब सचिव थे तब का वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम तब से चल रहा है और अभी तक वो पूरी तरीके से हुआ नहीं। तो जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उस पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में वो भी ढंग से किया जा सकेगा। ओके, तन्मय सर, किस तरीके से देखते हैं इंडस्ट्री के नजरिए से, और जो ये अब तक क्योंकि आंकड़ा ये बढ़ेगा ही 7,000 के आसपास जो प्रोजेक्ट की बात पीएम ने कही है और करीब 100 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश इनिशियली जो व्यापक दायरा दिख रहा है, और इस वक्त ये जो नीड है इस सेक्टर में निवेश की वो कितनी ज्यादा है? कविन जी, इसके लिए थोड़ा सा हमको कोविड का लेसन से हमको सीख बहुत आया है। एक तो है कि देख लीजिए जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं वहाँ से एक तरह से माइग्रेंसी ऑफ लेबर काफ़ी तहत तक हुआ था जब हमारा कोविड पैंडेमिक बढ़ा। तो एक तो बहुत बड़ा नीड ऑफ द आवर है कि वो लेबर को हम लोग कैसे वापस वो सिटीज़ में ला सके ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भारतवर्ष में वो दोबारा से फास्ट रीस्टार्ट मोड में वो जाएं। तो हमारा जो सिटीज़ का कंजेस्टिव जो एटमॉस्फेयर वातावरण जो हम लोगों ने बनाए लास्ट 70 साल से, बहुत बड़ा स्केल में स्लमिफिकेशन जो हुआ है और डीकंजेशन का बहुत दरकार है, उसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग इंडस्ट्री से देख रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ताकि जब वापस सब आएंगे शहर, जो डेली वेज लेबरर्स बोलिए, अदर काइंड ऑफ लेबर बोलिए, जब वापस आएंगे उनके लिए रहने का, उनके लिए डीकंजेस्टेड एनवायरनमेंट में रहने का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री को दिख रहा है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिजुविनेशन प्लान के तहत। सेकेंडली आप देखिए हमारा जो दूसरा लेसन जो कोविड से हम लोग सीखे हैं कि डीकंजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एक गाड़ी हम लोग और बढ़ा नहीं सकते हैं, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि एक ऑल्टरनेटिव मोड में अफोर्डेबल वे में सब फ्लाई कर सके फ्रॉम वर्क प्लेस टू होम एंड होम टू वर्क प्लेस। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के तरफ एक बहुत बड़ा फोकस हम लोग इंडस्ट्री के तरफ से देख रहे हैं। तीसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया क्षेत्र जो हम लोग को दिख रहा है
हमारा हर शहर आप देखिए एक नदी के बगल से, वो नदी इज अ सपोर्टिंग इकोसिस्टम फॉर एवरी मेजर सिटी। हमारा हर नदी आज एकदम काला पानी से पोल्यूटेड, हाईली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं। तो देयर इज अ अर्जेंट नीड फॉर रिजुविनेशन ऑफ वाटर सिस्टम्स एंड रिवर्स। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम के अंदर हमको नदी सब साफ करना पड़ेगा। वी हैव टू क्लेंज ऑल द रिवर्स एंड टू रिजुविनेट द वाटर सिस्टम्स। सो हम इंडस्ट्री के तरफ से और फिकी अर्बन रिजुविनेशन के तरफ से हम लोग सोच रहे हैं कि हमको वी हैव टू रीपर्पस आवर सिटीज। एंड ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था कोविड, जो कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारा प्रधानमंत्री का यही फोकस है कि एक तरह से रीस्टार्ट करने का, टू रिवाइव द लेबर इकोनॉमी which went away from the cities, उनको वापस लाने में हमको सिटीज को रिजुविनेट करना पड़ेगा, हमको सिटीज को फैलाना पड़ेगा और कंजेस्टेड नहीं करके हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। एंड दैट विल इटसेल्फ प्रेजेंट टू माय अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज which will help us to completely repurpose our cities of India. Okay. अजय सर, क्योंकि अब तक आपका एक जो अनुभव है, मैं उससे समझना चाहूंगा कि जब पीएम ये कहते हैं कि अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये एक नया मॉडल होगा, तो अब तक अगर हम कहें या पिछले कुछ वर्षों तक ये मॉडल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके का था, और मल्टी मॉडल अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो कितना इससे फर्क होगा और उसका इम्पैक्ट में खास तौर पर किस तरीके से बदलेगा? मल्टी मॉडल का असर ये होगा कि जो छोटी कमियां रह गई हैं वो दूर हो जाएगी। तो जैसे कि फ्रेट टर्मिनल है, तो फ्रेट टर्मिनल में ट्रक आए, उसको रुकना ना पड़े, हाईवे से सीधे आए और उसका माल सीधे रेल के वैगन में चला जाए। तो जैसे अभी दिल्ली मुंबई का फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रहा है, तो उसके लिए ढेर सारे फ्रेट टर्मिनल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल हाईवे से वहाँ जाने के लिए सड़क ठीक नहीं होगी, एक्सप्रेसवे जैसी नहीं होगी, या वहाँ पर ट्रकों के पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, या ट्रकों के लोडिंग अनलोडिंग की मैकेनाइज्ड व्यवस्था नहीं होगी, तो पूरा लाभ फ्रेट कॉरिडोर का हमें नहीं मिलेगा। वैसे ही सी पोर्ट्स का मामला है और एयरपोर्ट्स का मामला है। तो जहाँ कार्गो टर्मिनल्स हैं तो वहाँ पर हो कि भाई ट्रक्स बिल्कुल एक्सप्रेसवे से तुरंत आ जाएँ, तुरंत सामान अनलोड हो जाए और वो प्लेस में चला जाए। अब बहुत से देशों में तो कार्गो के लिए अलग एयरपोर्ट्स बने हैं। तो हमारे देश में भी अब समय आ रहा है कि दिल्ली शहर के बाहर कहीं एक प्योर कार्गो टर्मिनल बन जाए। जैसे जेवर में जो यूपी में नया एयरपोर्ट बनने वाला है, उसका एक हिस्सा सिर्फ कार्गो के लिए हो सकता है, तो ट्रकों को ये शहरों में नहीं आना। एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जो एक और बड़ी बात है जिसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत से हैं। तो अगर हम कोविड के दृष्टिकोण से देखें तो हमें इनमें से वो प्रोजेक्ट्स का चुनाव करना चाहिए जो कि कम समय में पूरे हो सकते, ग्रामीण क्षेत्र में है या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, क्योंकि कोविड के समय में धनाभाव है और ज़रूरत है कि जहाँ काम जल्दी से हो सके, जिससे डिमांड बढ़े, मांग बढ़े, वहाँ काम। तो मेरे विचार में तो ये उचित होगा कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें जो जिस पे काम तुरंत शुरू हो सकता है और जल्दी ख़त्म हो सकता है, उनको प्राथमिकता से लें, क्यों, जिससे कि कोविड के समय में आर्थिक जगत में डिमांड और मांग बढ़े और रिकवरी तेज़ी से हो। और जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो नए सिरे से, जिनमें कई साल लगेंगे, उनको हम उसकी पूरी तैयारी कर लें, टेंडर तक मंगाने के लिए तैयार हो जाए, या टेंडर मंगा भी लें लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ना अवॉर्ड करें, क्योंकि तब तक हमें धन कहाँ से आएगा उस पर विचार करके बड़े फैसले लेने होंगे। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले होते थे, अब नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बैंक्स के पास गए लोन लेने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ज़्यादा समय बाद उसका आर्थिक लाभ होता है। तो बहुत से जो एनपीएज हमारे देश में हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि बैंक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग है। तो अगर इस बीच में एक हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार कर लें
जिसमें कि 20-25 साल का एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाए, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे एक उदाहरण देके अपनी बात अभी समाप्त करता हूँ कि जो दिल्ली का मेट्रो है या जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच, तो वो हमें आकर्षित, या फ्रेट कॉरिडोर है, तो ये हमें आकर्षित इसलिए दिखाई दिया और इसमें हम निवेश लेने का निर्णय कर पाए क्योंकि जापानियों ने 40 साल का लोन दिया, वो कम दर पर दिया। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी यही उम्मीद की जा सकती है कि वो एक सरकार की मदद से एक ऐसा ढांचा बनाए कि 20-25 साल का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और बैंकों के पास न जाना पड़े, जिससे कि फिर से एनपीए की समस्या न पड़े। ओके, तन्मय जी, इंडस्ट्री के नजरिए से दो चीजें, एक तो ये कि क्या स्पेसिफिक जो डिमांड इस वक्त है कोविड काल में खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के वो प्रोजेक्ट जहां पर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ और इनिशियली काम शुरू होना चाहिए, और दूसरा ये कि क्या इस नए प्रोजेक्ट में और जो एनआईपी की बात हो रही है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी कुछ अपना रोल देखता है? नहीं, इसमें हम अजय जी से पूरा सहमत है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जैसे कि आप उदाहरण के तहत देखिए, हम दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं, इतना सालों से हम जा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा जितना भी पॉकेट्स है जो कि हमारा नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ गेन ऑफ डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम बिटवीन दिल्ली चंडीगढ़ को कम कर सके, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ख्याल से वो लो हैंगिंग फ्रूट को हमको पहले अटैक करना होगा, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच। जैसे कि सेकंड उदाहरण हम आपको देंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट द्वारका एक्सप्रेसवे में एज अ फ्यूचर विजनिंग ऑफ डीकंजेस्टिंग दिल्ली प्लान हुआ था, लेकिन असल में क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच के लिए वो अभी तक वो बाकी है। तो हम अजय जी से पूरा सहमत है कि वो जो अचीवेबल, इम्प्लीमेंटेबल, विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम्स हो सकता है, उसको प्राथमिकता देते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरा पब्लिक के पास वो इम्पैक्ट आए जल्दी से जल्दी। एंड लॉन्ग टर्म विजनिंग फॉर ग्रैंड एंड अदर बिग मेगा प्रोजेक्ट्स को इट कैन बी रीप्रायोरिटाइज्ड टू बी इन द फेज 2 ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान। सो फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव हमारा भी तरफ से लॉट ऑफ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स are waiting to be completed because of formalities, because of sign-offs, because of cash flow. There are many issues attached to the pendency of these projects. So इसके ऊपर अगर एक मिशन मोड के तहत हम लोग पूरा देश में जितना भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, इन ऑर्डर ऑफ लो प्रायोरिटी ऑफ फिनिशिंग, इसको अगर हम लोग हाई प्रायोरिटी ऑफ फिनिशिंग, सॉरी, अगर ये हो सकता है तो इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग जल्दी से जल्दी विद इन डिफाइंड टाइमलाइंस देख सकेंगे। So that would be from the industry perspective. Let us sort out all the issues that are keeping these projects from giving the real benefit to the people. उसके ऊपर प्रायोरिटी देके हम लोग करें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पैक्ट सबको दिखाई देगा। ओके, सिद्धार्थ, दो चीजें थी कि इस पूरे के पूरे स्कीम अगर मैं समझूं, क्योंकि इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर वो कहाँ पर है, और जो शुरुआती में रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या इशारा है इनके रोल को लेकर या फिर इनकी भागीदारी को लेकर, और दूसरा ये कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंफ्रा जो प्रोजेक्ट हैं ग्रोथ में लेकर, खासतौर पर जब कोविड काल में देखते हैं कि ग्रोथ एक बड़ा संकट है दुनिया भर में जीडीपी को लेकर, वहां पर उसकी हिस्सेदारी और उसका मैं कहूँ कि बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किस तरीके से नजर आता है? देखिए, काफ़ी वर्षों से, मतलब अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर का समय हो या उसके बाद का समय हो, तो हमेशा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इकॉनमी को रिवाइव करने में काफ़ी मददगार होते हैं। आप यदि हमारे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोग्राम का भी देखें तो वो उस समय में चालू किया गया था जिस समय में आर्थिक मंदी थी, और ये वाजपेयी सरकार ने उसके कारण काफ़ी सारे जो सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो और अन्य सेक्टर्स हैं, उनको उसमें डिमांड बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। जब भी कोई हाईवे बनेगा या मान लीजिए रेल का कोई प्रोजेक्ट बनेगा, उसमें लोहे की ज़रूरत तो होगी, उससे सबसे ज़्यादा जो है उसमें रोज़गार प्राप्त होता है। तो यह एक इकॉनमी रिवाइव करने का एक ये बहुत बढ़िया साधन है, जिसके माध्यम से आप डिमांड क्रिएट कर सकते हैं अन्य क्षेत्रों में और रोज़गार पैदा कर सकते हैं।
यदि आप आंकड़े देखें तो जो 2013 से 2019 तक में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे कि आप डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, टेलीकॉम के क्षेत्र में, यहाँ पर निजी क्षेत्र की भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से निजी क्षेत्र बिजली के क्षेत्र से या सड़क के क्षेत्र में भी जो पहले मॉडल था उससे हटकर अब कॉन्ट्रैक्टर मॉडल पे आ चुकी है। और इन क्षेत्रों में अभी भी जो है सरकारी निवेश ज़्यादा रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। बिजली जैसे क्षेत्र में जहाँ पर निजी निवेशक अभी थोड़ा सा घबराया हुआ है और अभी काफ़ी सारी कैपेसिटी ऐसी है जो कि आ नहीं पाई है, इस वजह से निजी क्षेत्र उससे दूर है। पर यदि संकेत ठीक आते हैं कि सरकार इसको बैक करेगी, सपोर्ट करेगी, तो निजी क्षेत्र बड़े रूप से उभर कर वापस आएगा। वह दोनों निजी मतलब डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स दोनों आएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लैंड एक्विजिशन हो गया, चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात हो गई, बॉन्ड मार्केट हो गया। ये सब चीज़ों का यदि सपोर्ट आ जाए सरकार की तरफ से और एक संकेत आ जाए कि ये रिफॉर्म्स किए जाएंगे, तब निजी क्षेत्र बड़े रूप में आ सकता है। ओके, आइए सर, क्योंकि कोविड के काल में इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इस तरह की मैं कहूँगी बहुत ही, जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा कि महत्वाकांक्षी योजना है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बड़ा है। किस तरीके के चैलेंज आप देखते हैं और क्या सावधानी सरकारों के नजरिए से? सबसे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोजेक्ट के जो क्रियान्वयन है या इम्प्लीमेंटेशन है उसकी अच्छे ढंग से तैयारी हो। इसका मतलब क्या है कि ज़मीन जितनी चाहिए वो पहले आप अपने कब्जे में ले लें, डिटेल्ड इंजीनियरिंग ठीक से कर लें और अच्छे टर्न की बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दें, चाहे वो निजी क्षेत्र का डेवलपर हो चाहे पब्लिक सेक्टर का डेवलपर हो। अगर बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे तो बड़ी कंपनियां आएंगी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पे होता है। तो हमारे देश में कितने टाइम से प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण दूँ। T3 का जो मॉडर्नाइजेशन है, इसकी फाइल पे निर्णय लेने में 7 साल लगे और प्रोजेक्ट जो है 39 मंथ्स में पूरा हुआ, जो कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड था उस समय। और मुझे याद है कि एक CII के इवेंट में उसका प्रेजेंटेशन था, जो जर्मन इंजीनियर्स डिटेलिंग कर रहे थे। उन्होंने हर 6 महीने की तस्वीर दिखाई और जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ। तो उनका इन महीनों से इन महीनों हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत तकलीफ होगी, बहुत कंजेशन होगा, अंदर लंबी लाइनें लगेंगी, लेकिन क्योंकि एक चलते हुए एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो और कोई रास्ता नहीं। तो अगर सही ढंग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो तो हमारे देश में आज क्षमता आ गई है कि हम बहुत खूबी से टाइम से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र में हो रहा है तो वहाँ जो लोग इसके इंचार्ज हों उनको लंबा टर्म दिया जाए और उनको टाइमली कंप्लीशन का दबाव हो। ये नहीं हो कि आप 2 साल की पोस्टिंग करके निकल गए, प्रोजेक्ट का क्या होगा पता नहीं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले मामले हैं उसमें आप में फैसला लेने की क्षमता है, आप डर तो नहीं रहे। क्योंकि हमने बहुत से पब्लिक सेक्टर बोर्ड्स में मैं रहा हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में फैसला लेने में एक घबराहट सी आज के देश में आ गई है और ज़रूरत है कि उस मानसिकता को हम हटाएं, क्योंकि अगर नहीं हटेगी तो हम टाइमली प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे। एक छोटा उदाहरण दूँ, टेहरी प्रोजेक्ट करीब 5,500-6 हज़ार करोड़ का था और एक 100 करोड़ का टेंडर था वो सब स्टेशन का, जिसमें कुछ मामला उलझ गया था। 6 महीने तक वो बोर्ड में हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे। मतलब बहुत दबाव हुआ कि भाई कुछ तो फैसला कीजिए, तो फैसला हुआ। तो ये कठिनाई है जो व्यवहारिक है और इसके बारे में कम लोग बात करते हैं। एक शिकायत आ जाती है, रिटेंडर हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर को अगर हम देखें और उनके इम्प्लीमेंटेशन में हम देखें तो जो जैसा अभी कहा गया कि कुछ क्षेत्र में वो बहुत उत्साह से आए थे लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अगले 12-14 महीने में तैयार हो जाए, जिससे कि 20 साल
30 साल का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का लोन मिल सके, तो बहुत से क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर आएगा। और अगर पिछले 10 साल में आप देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें उम्मीद नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर आएगा और इतना कामयाब होगा। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी देख लीजिए, और सोलर एनर्जी में सारी दुनिया हमारी तारीफ कर रही है कि हमने इतना काम किया है और इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सारा निजी निवेश से हुआ है। देश की भी कंपनियां हैं, विदेशों की भी कंपनियां हैं, विदेशों का भी पैसा है। तो अगर सरकार सही ढंग से सोच ले कि भाई अपने को निजी क्षेत्र का जो निर्णय लेने वाला है उसके ढंग से सोचे कि उसको रिस्क कहाँ दिखाई देता है, उसको मुनाफा कहाँ दिखाई देता है, और उसका एक सही संतुलन हो जाए कि उसको रिस्क कम दिखाई दे। तो अगर रिस्क कम दिखाई देगा और मुनाफा दिखाई देगा तो सारी दुनिया देख रही है कि भाई हिंदुस्तान में क्या अवसर मिल जाए निवेश करने का और पैसा थोड़ा कमाने का। ओके सर। तन्मय साहब, प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या भूमिका देखता है, और उसको उस भूमिका के लिए क्या और संसाधन, सहूलियत, नियम क्या और उसकी डिमांड? नहीं, प्राइवेट सेक्टर आप it is very natural that there has to be a motive of reasonable profit, and what is most important कवि जी is के ये हमारा देश में एक कैश फ्लो का अंडरस्टैंडिंग का बहुत बड़ा जरूरत है। There is an input of cash, there has to be a flow of cash by way of receivables, and then the projects move on. अगर प्राइवेट सेक्टर का कैश फ्लो ड्रेन आउट हो जाएगा, then it is leading to the death of the private sector. आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज में, रोड्स में, पहले बहुत एंथुजियाज्म से सब आए हैं, सब most of them have actually had a very very sad tale to tell. Huge receivables are there, deliverables में कमियां आई, और पूरा प्रोजेक्ट्स जो है वो they ran to the ground. तो प्राइवेट सेक्टर का only there is no currency supply device unlike in the government where there is a treasury. So private sector has to maintain and sustain the cash flow. For that, of course, they have to deliver to the plan, deliver to the commitment. But without a proper flow of movement of cash, projects invariably will end up being failures. So ये एक बहुत बड़ा सीख हमारा देश में हुआ है भिन्न सेक्टर में, whether it is in roads, other areas, and if we can come out of this, Indian companies all over the world are doing significant infrastructural projects. आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, काफी प्रोजेक्ट्स जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। So there is no reason for us not to be able to build similar infrastructure of that class and quality and sustainability in our own country. So we have to really analyze कि कहाँ पर हम लोग का ये चूक होता रहा है, and those are the areas that we have to tackle, and we have to tackle it together. So a lot more openness, the fact that you are not a vendor anymore, you are a partner. अगर ये फीलिंग एक माहौल हम बना सके देश में, तो बहुत बहुत कामयाबी हम लोग सबको मिलेगा, जिसका लाभ पूरा देशवासियों को मिलेगा in terms of infrastructure. ओके, सिद्धार्थ, आखिर कमेंट में चाहूंगा आपका कि क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, चैलेंजेस भी काफी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखती है? जी, एक तो फाइनेंसिंग की चुनौती है, क्योंकि अब बैंक्स जो हैं जैसे रोड सेक्टर में पैसे डालने से बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि जैसा तन्मय साहब ने बताया वहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस पर एक बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइनेंसिंग, लैंड एक्विजिशन, समय पे क्लियरेंस, जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने बोला कि अगले 40 साल तक यहाँ पर कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं आएगा, लेकिन अगले 20 साल के बाद एक नया एयरपोर्ट आ जाता है, और तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ लैकिंग है, उस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसमें सरकार का रोल बहुत अहम है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए कि प्रधानमंत्री ने जो आधारभूत ढांचे के विकास को